तो आपको हम बता दें, फिर से एक बार हम बता देते हैं कि हम आपको टीचमेंट में एक टेस्ट के लिए क्वेश्चन अपलोड किए हैं। टेस्ट में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हैं। ऑब्जेक्टिव जो आप बनाइएगा, उसमें से ऑब्जेक्टिव कैसे बनाइएगा आपको बता दें कि उसमें सबसे पहले आप खोलिएगा तो मॉडल पेपर खुल जाएगा उसमें से, और उसमें आप प्लस करते जाइएगा तो थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा हो जाएगा। स्क्रीन बड़ा जब हो जाएगा तो उसमें से क्वेश्चन को देख लेना है, और उसके जस्ट नीचे ही एक ऑप्शन होगा ABCD करके, उसमें जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उस पर आपको क्लिक कर देना। फिर आगे नेक्स्ट करना है, बनाते जाना है, नेक्स्ट करते जाना है, बनाते जाना है, नेक्स्ट करते जाना है। 70 क्वेश्चन पूर जाएगा, जब सब बन जाएगा तो ऊपर में लिखा होगा सबमिट, उसको सबमिट कर दीजिएगा, तो आपका सारा आंसर बना हुआ हम तक पहुंच जाएगा। ठीक है, सारा आंसर हम तक पहुंच जाएगा। और इस ऐसा आप हैं टेस्ट देने के लिए, टेस्ट और जो जो बना के सबमिट कर दिए हैं उनका आंसर कल मिल जाएगा। ठीक है, जो आदमी नहीं किए हैं वो बना लीजिएगा सबमिट कल। चलिए, हम अब इतना बात बता दिए, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग को क्या देखना है। 8 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन आज नहीं देखना है, मात्र 8 क्वेश्चन। लॉन्ग में क्वेश्चन का आज हम लोग 8 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है पहले समझ लीजिए। एक शिशु के लिंग निर्धारण उसके पिता द्वारा होता है, न कि माता द्वारा, इस कथन को स्पष्ट करें। मतलब एक बच्चा जो जन्म लेता है उसका बेटा होगा या बेटी, इसका निर्धारण पिता करता है, न कि माता। इस कथन को स्पष्ट करना है। हम जानते हैं कि स्त्री में XX गुणसूत्र और पुरुष में XY गुणसूत्र होता है, इसलिए स्त्री द्वारा उत्पादित अंडाणु में सभी अंडाणु युग्मकों में X लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष युग्मकों में शुक्राणु में लिंग गुणसूत्र X या Y गुणसूत्र होते हैं। इसलिए 50% शुक्राणु X लिंग के गुणसूत्र होते हैं और 50% शुक्राणु Y के होते हैं। इसलिए पुरुष एवं स्त्री युग्मकों के संलयन के पश्चात युग्मकों XX या XY लिंग सूत्र की संभावना होती है। इस बात पर निर्भर करता है कि X या Y लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणु में कौन अंडाणु या कौन का निषेचन होता है, जिससे युग्मक XX गुणसूत्र होंगे। वही मादा शिशु लड़की के रूप में, जबकि XY गुणसूत्र वाला युग्मक नर लड़का के रूप में विकसित होता है। इसी कारण कहा जाता है, वैज्ञानिक रूप से यह कहना सही है कि शिशु के लिंग निर्धारण के लिए पिता ही जिम्मेवार होता है, न कि माता। ठीक है, अब इसी बात को अंग्रेजी में कैसे देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माता का दिया है XX क्रोमोजोम और पिता का दिया है XY। ठीक है, अब इसको हम लोग X को अलग कर देते हैं और XY को अलग कर देते हैं। तो X से मिलेगा तो XX बना लेगा, XY से मिलेगा तो XY बना लेगा। XY बनेगा तो बेटा बनेगा, XY बनेगी तो बेटी बनेगी। तो लिंग निर्धारण के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, ये हो गया मदर और ये हो गया फादर। तो जब भी रिस्पॉन्सिबल होगा वो फादर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। यही बात इसमें है, यही फोटो बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। वी नो डेट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्रोमोजोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज XX, फीमेल में XX होता है, एंड द मेल, मेल में क्या होता है? XY होता है। देयर फॉर ऑल द हैप्लॉइड गैमिट, ये हैप्लॉइड गैमिट प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल, फीमेल कभी भी देगी तो दोनों तो थोड़ी दे सकती है, या तो X, हमेशा वो X ही दे सकती है। ओवा एंड द क्रोमोजोम X एंड द मेल गैमिट स्पर्म द सेक्स X और Y। अगर मेल फीमेल X दिया और मेल Y दे दिया तो क्या हो गया? XY हो गया। हेंस 50% चांस ऑफ स्पर्म, इसमें 50% चांस स्पर्म के पास क्या है? X का है, और 50% चांस क्या है? Y का है। अब डिपेंड, निर्भर यह करता है कि पुरुष क्या दे रहा है। X दे रहा है तो XX हो जाएगा, Y दे रहा है तो XY हो जाएगा, क्योंकि फीमेल तो हमेशा XX ही दे सकती है। ये डिपेंड करता है कि पुरुष क्या दे रहा है, X दे रहा है कि Y दे रहा है। X X के साथ मिलेगा तो XX, X Y के साथ मिलेगा तो XY हो जाता है। ठीक है, तो X हो गया तो ये इस कंडीशन में फीमेल हो गया, और XY हो गया तो इस कंडीशन में मेल हो गया। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया फादर और मदर के लिए, फादर और मदर के लिए ये चांसेज होगा। ठीक है, तो X मिल गया तो बेटी डेवलप करेगा, XY हो गया तो तो मेल डेवलप करेगा। यही चीज कर रहा है, इसलिए फादर स्कूल है, ना कि मदर। अगला क्वेश्चन, विकास की क्रिया में विकास की क्रिया विधि में
हुगो डेवरीज तथा डार्विन के विचार में अंतर बताएं। हुगो डेवरीज और डार्विन का क्या विचार होता है, दोनों में अंतर बताना है। हुगो डेवरीज या डार्विन दोनों ही साइंटिस्ट हैं। इनके मत के अनुसार विकास का कारण बड़े उत्परिवर्तन होता है। इनके हिसाब से कहा कि विकास का जो कारण होता है बड़ा म्यूटेशन होना होता है, जबकि डार्विन के हिसाब से कहा गया कि विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। ये बोला अचानक होता है, ये कहा धीरे धीरे। उत्परिवर्तन यादृच्छिक या दिशा विहीन होते हैं। ये बोला कि जो परिवर्तन होता है अचानक, इसका कोई संबंध नहीं रहता है। कोई भी जैसे उंगली 5 है 6 हो सकता है, बाल उजला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 6 उंगली हो सकता है, 7 उंगली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जबकि इसमें क्या होता है कि दिशावान होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता है। डार्विन कहा कि धीरे धीरे विकास होता है। डेवरिज के अनुसार उत्परिवर्तन की प्रजाति उत्पाद उत्पाद का कारण इसमें साल्टेशन बताया गया, जबकि इसके लिए क्रमबद्ध बताया गया कि विकास जो होता है वो धीरे धीरे होता है। तो डार्विन और हुगो डेवरिज के हिसाब से दो बातें बोलेगी। अकॉर्डिंग टू हिम म्यूटेशन लार्ज एंड मेन रीजन फॉर द इवोल्यूशन। ये बोला कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो परिवर्तन आता है उसके लिए म्यूटेशन होता है और बहुत ज़्यादा परिवर्तन करता है, लार्ज नंबर ऑफ परिवर्तन, यही भी विकास का कारण है। जबकि डार्विन बोला कि धीरे धीरे वेरिएशन आता है, वो भी इवोल्यूशन का कारण है। मतलब क्रमिक विकास के लिए ये ज़्यादा सटीक है, ये ज़्यादा सटीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक बार अगर जनरेशन मान लीजिए हो गया तो हर जनरेशन में 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हुगो डेवरिज का कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, डार्विन का कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा है। म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। ये अचानक होता है और इसका कोई संबंध पीछे वाला जनरेशन से नहीं रहता है। जबकि अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे होता है और संबंध रहता है। डेवरिज के हिसाब से म्यूटेशन कॉल्ड स्पेसिएशन हेंस कॉल्ड साल्टेशन। इसके हिसाब से कहा गया कि म्यूटेशन की वजह से कोई भी नया जीव बनता है। इसके हिसाब से कहा गया ऐसा नहीं है, क्रमिक विकास की वजह से कोई भी नया जीव का निर्माण होता है। ठीक है, तो दोनों का दो बात यहाँ पर सामने आया। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरह से दो क्वेश्चन को देखा। अब आगे हम लोग देखने जा रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन देखना है, जिसमें से हम लोगों ने दो क्वेश्चन देख लिया है। ठीक है, और आज हम लोग फिर तीसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। लेकिन आपको फिर बता दें कि टेस्ट आप लोग को देना है कल 10 बजे तक टाइम है, उससे पहले आपको टेस्ट किसी भी हाल में दे देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, इसके क्या महत्व है? ठीक है, मधुमक्खी पालन को हम लोग बी कीपिंग के नाम से जानते हैं। इसके क्या फायदे हैं? शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को रख रखाव मधुमक्खी पालन कहा जाता है। मधुमक्खी पालन एक छोटा सा उद्योग होता है जिसके कुछ आर्थिक महत्व होते हैं। मधुमक्खी पालन से शहद और मधु की प्राप्ति होती है। ठीक है, यह प्रमुख पोषक पदार्थ होता है। इसमें छत्ते में मोम प्राप्त होता है। मधुमक्खी की छत्ता से मोम बनता है, जिसका उपयोग पॉलिश में या कॉस्मेटिक्स के निर्माण में करते हैं। इससे प्रमुख फसलों के में परागण में सहायता मिलता है। मतलब अच्छा अच्छा जो फसल होता है उससे परागण का जो काम होता है, पॉलिनेशन का काम होता है, वो भी पॉसिबल हो पाता है। इसी बात को हम लोग अंग्रेजी में अगर देखते हैं तो क्या देखेंगे? द मेंटेनेंस ऑफ हाइव ऑफ हनी बी के छातों को मेंटेन करना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी, ताकि हनी का प्रोडक्शन किया जा सके, इज कॉल्ड बी कीपिंग या एपी कल्चर। इसको हम लोग बी कीपिंग या एपी कल्चर के नाम से जानते हैं। बी कीपिंग इज ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यह छोटे स्तर का, छोटे पैमाना का एक कुटिल उद्योग होता है, छोटा उद्योग होता है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी, जिसमें हम लोग हनी को तैयार करते हैं। विच हैव फॉलोइंग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसके कुछ आर्थिक महत्व है। क्या महत्व है? बी कीपिंग गिव हनी विच इज इम्पोर्टेंट न्यूट्रिटिव सब्सटेंस। मधुमक्खी के छाते से शहद की प्राप्ति होती है, जो हमारे लिए एक ऊर्जादायक सब्सटेंस के रूप में। बी कीपिंग है बी वैक्स विच इज यूटिलाइज टू मेकिंग पॉलिसेज। बी कीपिंग मधुमक्खी के छाते से बी वैक्स होता है, जिसका उपयोग हम लोग पॉलिश करने में करते हैं। बी कीपिंग हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ वेरियस क्रॉप्स। बी कीपिंग के माध्यम से हम लोग पॉलिनेशन का जो काम होता है वो करते हैं, जो बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत किसी को तो नहीं है? आरती, अजीत, ज्योतिका, रोशन, शंकर, देक, अजीत, मनीषा, नंदनी, संजना, सबका नाम बोल दिया ना? चलो, सब सबको हम फिर से बता रहे हैं कि टेस्ट के लिए हमने क्वेश्चन अपलोड किया है। आपको टेस्ट में जाना है, क्वेश्चन पे क्लिक करना है,
उसके बाद क्वेश्चन खुलेगा, उसमें प्लस कीजिएगा तो क्वेश्चन का साइज बड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन को देखकर क्लिक कर देना है, नेक्स्ट। ऐसे पढ़ते जाना है, बनाते हुए जाना है, उसको उंगली से घसकाइएगा, बड़ा छोटा भी होता है प्लस करने पर, ठीक है। और उसके बाद जब बन जाएगा तो आप लास्ट में ऊपर में सबमिट है, उसको सबमिट कर दीजिएगा तो हम तक पहुंच जाएगा। कल उसका आंसर अपने आप उस पर शो करने लगेगा, आप कितना बनाएं, कितना सही हुआ, कितना गलती हुआ, किसका क्या सही होता है, ये सारा चीज़ आपको वहीं पे मिल जाएगा। चलिए, ये सारी बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, मनुष्य में होने वाले 5 जीवाणु जनित रोग एवं विषाणु जनित बीमारियों का नाम बताना है। मनुष्य में 5 बैक्टीरियल डिजीज और 5 वायरल डिजीज के नाम बताना है। जैसे क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है, वुपिंग कफ बार्डुला पार्टुसिस की वजह से होता है, हैजा विवेरो कॉलेरी की वजह से होता है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, कुष्ठ रोग लाइकोबैक्टीरियम लिपेरी की वजह से होता है। 5 विषाणु जनित रोग का नाम बताना, जैसे स्मॉल फॉक्स वेरियोलस नामक वायरस से होता है, रेबीज जिसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं, पानी लीसा वायरस टाइप से बनता है, पीलिया जो होता है विटामिन ए वायरस की वजह से, हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है, पोलियो वायरस की वजह से होता है। तो ये 5 वो जो है, या दोनों डेट है, यहाँ पर वही लिखा है ट्यूबरक्लोसिस, 6 रोग को ही अंग्रेजी में ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर, वुपिंग कफ बार्डुला पार्टुसिस की वजह से होता है, बोलते हैं लिवेरियो कॉलरी की वजह से होता है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, लिप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लिपेरी की वजह से होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिए स्मॉल पॉक्स बार्डुला वायरस की वजह से होता है, रेबीज हाइड्रोफोबिया जिसको कहते हैं लीसा वायरस टाइप 1 की वजह से होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है, पोलियो माइलिटिस ये पोलियो वायरस की वजह से होता है, और एड्स HIV की वजह से होता है। ये आपको याद रखना है कि 5 गो वायरस से होने वाला कौन कौन बीमारी है, और कौन 5 गो जो है वह किसके वजह से होने वाली बीमारी है, ठीक है। तो ये है, फिर से अपलोड नहीं होगा, जिसका जो बन गया वो वही हो गया, अब दोबारा अपलोड नहीं होगा, हम मेरे हाथ में भी नहीं है, वो सब साइट साइट पे चला गया है सब। तो हम भी उसका आंसर अभी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। वो आंसर अब एक के बार दिखाएगा, अब अपलोड दोबारा नहीं होगा, जो बना दिए बना दिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन के लिए अब दूसरा अपलोड करेंगे नया, उसके लिए कीजिएगा, पहला का तो हो गया। चलिए दूसरा अब देखते हैं, आगे देखते हैं। जैव विविधता की क्षति के कारण, जैव विविधता की क्षति के कारण और प्रभाव क्या है। जैव विविधता का मतलब होता है किसी भी जीव में जो अचानक बदलाव होता है, उसको हम लोग जैव विविधता के नाम से, हम ऐसे कहोगे तो हम क्वेश्चन भेज देंगे, लेकिन वहां पे अपलोड एक ही बार होता है। जैव विविधता की क्षति के कारण और प्रभाव क्या है। जैव विविधता का मतलब क्या होता है, बदलाव, या कह सकते हैं कि जो इफेक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रहा है इसके पीछे बताना है। पृथ्वी की जैव संपदा तेजी से ह्रास हो रही है, पृथ्वी पे जो भी चीजें है वो धीरे धीरे ह्रास होती जा रही है, जिसके कारण जैव विविधता की क्षति होती जा रही है। जैव विविधता की क्षति होने के कई प्रभाव पड़ते हैं, जैसे पादप उत्पादकता घट जाती है, मतलब पेड़ पौधे की जो उत्पादन क्षमता होता है वो घट जाता है। पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति प्रति प्रतिरोध की कमी आ जाता है। पर्यावरण में बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम लोग को, जैसे मौसम का गड़बड़ा जाना, कभी बहुत ज़्यादा धूप हो जाना, बहुत ठंडा हो जाना, मौसम अनियंत्रित तरीके से होना, ये सारा समस्या आने लगता है, लोग बीमार पड़ने लगता है अचानक, इस तरह के भी परिवर्तन आते हैं। कुछ परितंत्र की प्रक्रियाओं को परिवर्तनशीलता बढ़ जाती है। हम लोग परितंत्र में या पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ भी चेंजिंग करते हैं तो उसके वजह से हम लोग पर उसका प्रभाव बढ़ने लगता है। जैव विविधता जो है, पृथ्वी पर जो जीव जंतु है उसके उसके घटने के पीछे क्या कारण है। सबसे पहला कारण है कि उसके आप घर को तोड़ देते हैं। मानव के काम के द्वारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वर्षा वनों में तेजी से कमी आ रही है, जिसके कारण उसमें वास करने वाले जितने भी जाति है वो विलुप्त होती जा रही है, प्रदूषण का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, आवास टूटते जा रहा है, जिससे जातियां नष्ट हो जा रही है। अतिदोहन, अतिदोहन क्या होता है, मानव अपनी जरूरत की लालच में पूर्ति होती प्राकृतिक संपदाओं का अतिदोहन कर रहा है, बहुत ज्यादा नष्ट कर रहा है, जिससे व्यावसायिक महत्व में कई
प्रजातियां लुप्त हो गई है। इसके अलावा विलुप्त होने के कगार पे बहुत सारी जीव। विदेशी जातियों का आक्रमण, किसी भी परितंत्र में आ जाने या अथवा जानबूझकर किसी विदेशी जातियों के संयोजन से स्थानीय जाति पर बुरे प्रभाव पड़ता है। जैसे देखो चीता उठा के बाहर से लाया है तो यहाँ पर के बहुत सारी जातियों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे हाइब्रिड तरह के पौधे को फसल को लाते हैं तो यहाँ वाला का वो लोग भूल ही जाता है, तो वो आक्रमण करके उसको तो अपने यहाँ की चीजें हैं। जैसे देहाती गाय विलुप्त ही हो गया है, हाइब्रिड नस्ल के सारे गाय आ गए हैं। सह विलुप्तता क्या होता है? जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जाति एवं पादप जाति भी विलुप्त हो जाती है। जब क्योंकि एगो से दूसरा का संबंध जुड़ा रहता है, एगो जाएगा तो दूसरा भी उसके साथ साथ खत्म होने लगता है। इससे जीवन यापन करने में एक पौधे को, कीट को, बाकी सबको भी दिक्कत आने लगता है, उससे कीट भी जाने लगेगा। तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कह रहा कि बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लानिट हैज बीन डिक्लाइन रैपिडली। पृथ्वी पर जो है प्लानिट पर जो जीव जंतु पाए जा रहे हैं वो धीरे धीरे लॉस होते जा रहे हैं। द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी रीजन में भी लीड टू मैनी इफेक्ट्स सच एज, इसकी वजह से क्या हो रहा है? डिक्लाइन द प्लांट प्रोडक्शन, पौधों की उत्पादन क्षमता कम हो रही है। लोअर रेसिस्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट में बहुत समय तक पौधे नहीं रह पा रहे हैं। इंक्रीज वेबिलिटी ऑफ सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस, ठीक है, इसके लिए अलग अलग तरह के जो है प्रोसेस को अप्लाई किया जा रहा है। लॉस होने के पीछे कारण क्या है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जब किसी भी जीव के रहन सहन को डिस्टर्ब कर दीजिएगा तो क्या होगा? जो भी जीव है वो धीरे धीरे टेम्परेचर के कारण बारिश बारिश में रहने वाले फॉरेस्ट या बारिश की कमी के कारण बहुत सारे जीव जंतु जो होंगे पानी के कारण, पानी की कमी के कारण, टेम्परेचर के कारण वो लॉस्ट होते चले जाएंगे। इनॉर्मल स्पेसीज लिविंग ऑन द इन इन आर बीइंग existed due to increased pollutions lead to biotic habitat। बहुत ज़्यादा प्रदूषण की वजह से बहुत सारी स्पीसीज क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ओवर एक्सप्लॉटेशन, ह्यूमन बींग्स आर ओवर एक्सप्लॉटिंग टू द नेचुरल रिसोर्सेज, आदमी प्राकृतिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग करने लगता है, जिससे चीज़ की वो धीरे धीरे स्पीसीज जो होता है कमर्शियल रूप से उपयोग करने लगता है, जिससे वो खत्म हो जाता है और एक समय एग्जिस्टेंट हो जाता है स्पीसीज। Invasion of exotic species, the species of exotic species ecosystem either knowledge or unknowingly greatly affected to the existence of local species। इससे बहुत सारे लोकल स्पेसीज भी प्रभावित होते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाते हैं। को एग्जिस्टेंशन, एक जीव के समाप्त होने से, स्पेसीज या प्लांट के होने से या एनिमल के खत्म होने से दूसरे स्पेसीज जाते हैं यार, पृथ्वी से बिल्कुल, यही बात है। अगला है सर, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए क्योंकि सर टाइम ऑफ हो गया। टाइम ऑफ हो गया? अच्छा, ऐसा बात है। अभी और क्या है? हमको था ऐसे टेस्ट होता है। सॉरी सर। अच्छा ही बात है, ऐसा बात है नहीं, ऐसा बात है तो ठीक है। अब हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, वाली बात तो ये ना है। और उस तरह से मेरे पास अभी 15 सेट है, एक सेट नहीं है, अभी तो हम शुरुआत ही किए हैं टेस्ट लेना। अभी तो ऐसा ऐसा सेट सब है कि दिमाग घूम जाएगा। ठीक है, अभी तो हम शुरुआत किए हैं टेस्ट लेना, धीरे धीरे करके सारा चीज़ हम तैयार करा देंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लिए, जो लोग जुड़े रहेंगे सबका तैयारी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए क्या? संजना अपना कैमरा बंद। अगला है सूक्ष्म जीव मानव कल्याण के लिए आवश्यक है कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एसेंशियल है किसी ह्यूमन के लिए, क्यों? क्यों जरूरी है? वो कह रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं मानव कल्याण के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई तरह हमारे स्वास्थ्य, भोजन, उत्पादन को बढ़ाता है। मतलब एग्रीकल्चर में इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। साथ ही साथ प्रदूषण को भी, इससे प्रदूषण की समस्या होती है।
वो भी घट जाती है। सूक्ष्म जीव डेयरी उत्पादन में, जैसे दूध दही बनता है उसमें भी प्रयोग होता है, पनीर दही मक्खन आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हेलो। हेलो। है देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दूध के उत्पादन में जो जैसे जीवाणु द्वारा होता है, इसी कारण पाव रोटी विनेगार के उत्पादन में सूक्ष्मजीव द्वारा किया जाता है। मतलब पाव रोटी के बनाने में भी सूक्ष्मजीव की जरूरत होती है। ठीक है। दही दूध बनाने में भी सूक्ष्मजीव की उपस्थिति होती है। बायोगैस उत्पादन मेथोजेन जीवाणु की सहायता से संभव होता है। बायोगैस में जो भी मेथेन बनता है वो भी जीवाणुओं की सहायता से होता है। ठीक है। वही सूक्ष्मजीवों की सहायता से संभव हो सकता है। जो भी नाली नाला जो होता है में, उसमें भी सूक्ष्मजीव ही क्या करता है, उसके पानी को साफ सुथरा करता है या नष्ट करने का काम करता है। औद्योगिक स्तर पर जो भी चीज होता है, चाहे अल्कोहल बनता है या कोई भी ड्रिंकिंग करने वाला कोई भी चीज बनता है, तो उसमें भी जो है सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मजीव के उपयोग से रोग, जहाँ एक तरफ रोग होता है वहीं उसका उपचार भी उसी सूक्ष्मजीव के माध्यम से एंटीबायोटिक बना के किया जाता है। ठीक है। सूक्ष्मजीव का उपयोग कृषि के लिए में उपज बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। खरपतवार या पीरकनाशी को नष्ट करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है। सूक्ष्मजीव के उपयोग से प्रोटीन, एक कोशिकीय प्रोटीन सिंगल सेल प्रोटीन का भी निर्माण किया जा सकता है। ये था अंग्रेजी, हिंदी में हम देखेंगे। क्या करें कि माइक्रोब आर एसेंशियल, सूक्ष्मजीव जरूरी होता है फॉर ह्यूमन वेलफेयर, आदमी के लिए, बिकॉज दे हेल्प थ्रू वेरियस वे, या अलग अलग तरीके से हमको फायदा पहुंचाता है। प्रोमोशन ऑफ आवर हेल्थ, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, फूड के लिए। ठीक है। एग्रो प्रोडक्ट के लिए। ठीक है। इसके बाद लेवल एज वेल एज द इलस्ट्रेटेड बिलो। माइक्रोब आर एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, दूध उत्पादन जैसे पनीर कर्ड बटर, इस सब के लिए उपयोग किया जाता है। देयर प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाई, इसकी जो जो प्रोडक्शन होती है, उत्पादन होती है, इसको कुछ इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। क्या वो क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया नहीं, 6 कहाँ चला गया? 6 यहाँ। ठीक है। और क्या कर रहा है कि माइक्रोब सच एज बैक्टीरिया सिमिलरली ब्रेड इडली विनेगर आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब। ब्रेड इडली जो बनाया जाता है उसमें भी माइक्रोब की सहायता ली जाती है। माइक्रोब की सहायता से ब्रेड या इन चीज़ों का निर्माण किया जाता है। बाय यूजिंग मेथनोजेन बैक्टीरिया, मेथेन जो गैस बनता है बायोगैस में, उसमें भी बैक्टीरिया माइक्रोब का सहायता लेता है, मतलब सूक्ष्मजीव की जरूरत होती है। माइक्रोब हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट, घर के जो कचरा होता है उसको भी नष्ट करने में सूक्ष्मजीव की जरूरत होती है। इंडस्ट्री में माइक्रोब के सहारे अल्कोहल ड्रिंक बनाया जाता है, या बहुत तरह के ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन बी 12 डेक्सट्रीन सेरोटीन एमिनो एसिड, इन सभी चीज़ों का निर्माण जो होता है माइक्रोब के सहायता से किया जाता है। इसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीज जो होता है उसका उपचार जो है, ट्रीटमेंट, माइक्रोब की सहायता से किया जाता है। एग्रीकल्चर में माइक्रोब का प्रयोग जो होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किया जाता है। खरपतवार को नष्ट करने के लिए विडिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। इम्प्रूव इन्वायरमेंटल हेल्थ, स्वास्थ्य को बनाने के लिए। माइक्रोब आर ऑल्सो यूज इन सिंगल सेल प्रोटीन, माइक्रोब का उपयोग सिंगल सेल प्रोटीन में करते हैं।
साथ ही साथ प्रोटीन की जरूरत को भी पूर्ति हम लोग इसके सहारे कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, एनीमोफिली क्या समझते हैं। आपको पता है कि परागन, ये एक परागन का तरीका है, वायु के माध्यम से परागन जो होता है, पराग कोष से वर्तिकाग्र तक, मतलब स्टिग्मा से या फिर सॉरी एंथर से स्टिग्मा तक स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है उसी को एनिमोफिली कहते हैं। इसके प्रमुख विशेषता क्या है, पुष्प छोटे, रंगहीन, गंधहीन, मकरकंद विहीन होते हैं। बाह दलपुंज और दलपुंज दोनों छोटे होते हैं, मतलब इसमें विकास ज्यादा अच्छा नहीं होता है। पुंकेसर में प्रतंतु हमेशा लंबे और मुक्त दली होते हैं। परागकण छोटे, हल्के, सूखे, धूलखंड जैसे और कभी कभी पंखदर भी होते हैं। मतलब परागकण भी अच्छा क्वालिटी का नहीं होता, क्योंकि उड़ के आता है, थोड़ा बहुत उड़ के आएगा तो इस तरह से नहीं होता है। पराग की संकन की संख्या बहुत होती है। वर्तिकाग्र सखित होती है। जब पुष्प एक लिंगी होते हैं तब नर और मादा पुष्प में जो ज्यादा प्रचुर होता है, जबकि द्विलिंगी जो होगा उसमें पुंकेसर ज्यादा अधिक होंगे। द्विलिंगी हो गया, एक लिंगी, मतलब यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। वायु के द्वारा परागन करने वाले पौधे कौन कौन है, घास है, गन्ना है, बांस है, मकई है, ये सब परागन करते हैं। अंग्रेजी में इसी बात को कैसे समझेंगे। Anemophily is mode of pollination is transfer of pollen grain from anther to stigma. एजेंसी इज विंड, हवा ही लेके जाता है। एजेंसी कौन है, हवा है। कहाँ से कहाँ, एंथर से स्टिग्मा। द फ्लावर विच आर विंड पोलिनेटेड आर कॉल्ड एनिमोफिलस। जो हवा के द्वारा पोलिनेशन होता है उसी को विंड पोलिनेशन करते हैं। तो एनिमोफिलस फ्लावर आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग एडिप्टेशन। इस तरह के पौधों में कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। फ्लावर छोटा होता है, कलरलेस होता है, इनकंस्पिशियस और ओडोरलेस, कोई गंध भी इसमें नहीं होता है। काइलेक्स एंड कोरोला आर आइदर रिड्यूस्ड और एब्सेंट। काइलेक्स और कोरोला या तो रिड्यूस्ड होगा नहीं तो एब्सेंट ही होगा। फिलामेंट एट स्टामेन आर यूजुअली लॉन्ग एंड वर्सेटाइल। फिलामेंट और स्टामेन क्या होगा, यूजुअली लंबा होगा नहीं तो वर्सेटाइल होगा। पॉलन ग्रेन आर स्मॉल। पॉलन ग्रेन इसके क्या होते हैं, छोटे होते हैं, लाइट होते हैं, हल्का होते हैं, ड्राई होते हैं और डस्ट होते हैं। कुछ कुछ जो होते हैं समटाइम विंग, कुछ कुछ विंग भी होते हैं। पॉलन ग्रेन आर इनफाइनाइट द नंबर। पॉलन ग्रेन की संख्या ढेर सारा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टिग्मा आर हेयरी। स्टिग्मा हेयरी होते हैं और ब्रांच होते हैं। व्हेन फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल, मेल फ्लावर एंड मोर एबंडेंट देन फीमेल फ्लावर। ये मेल फीमेल जो फ्लावर होते हैं फीमेल की तुलना में बहुत ज्यादा एबंडेंट होते हैं। इसमें पॉलिनेशन करने वाले कौन कौन है, तो शुगर केन, ग्रास, बैम्बो, मकई, ये सब हो गया। आगे है आठवां और आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। जेनेटिक कोड का क्या गुण होता है। जेनेटिक कोड के निम्न गुण होते हैं। पहला ट्रिपलेट प्रकृति के होते हैं। ट्रिपलेट कोडन के रूप में होते हैं, 3 गो के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जो mRNA पर एक क्रम के रूप में व्यवस्थित होते हैं। दूसरा क्या बोला, असंदिग्ध और विशिष्ट होते हैं। एक कोडन केवल एक अमीनो अमीनो एसिड का कूट लेखन कर सकता है, मतलब एगो जो कोड होता है केवल एक ही अमीनो एसिड के लिए उपयोग कर सकता है, इस कारण से असंदिग्ध और विशिष्ट होता है। अपहरित कोड, कुछ अमीनो अणु का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों के द्वारा किया था, इसे अपहरित कोड कहते हैं। क्रमारोहण, दो कोडनों के बीच में कोई कॉमा या विराम नहीं होता है। सर्वव्यापी, कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे जीवाणु में, मनुष्य में यू मतलब यूरेसिल जो होते हैं, ये कूट लेखन कहलाता है। फेनिलोलेनिन कूट लेखन कहलाता है, जो आगे पीछे दोनों से पढ़ने में सामान्य है। बकवास और समापन, 64 कोडन में से यूएजी और यूजी एक बकवास कोडन के रूप में होते हैं। ठीक है, अगला क्या, प्रारंभन कोडन, यूएयूजी और जीयूजी और जो होता है प्रारंभन कोडन कहलाते हैं। एओजी मेथोनिन के लिए कूट लेखन, जब और पॉलीपेप्टाइड बनाने में मेथोनिन की शुरुआत में जरूरत होती है एयूजी का, कभी कभी जीयूजी का भी जरूरत होती है। अब इसी बात को हिंदी में कैसे देखेंगे, हिंदी में देखिए क्या, ट्रिपलेट कोडॉन, द जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट कोडॉन विच आर अरेंज इन सीक्वेंस। ये क्या होता है, सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। unvigorous and specific one codon code for any only one amino acid, hence it is unvigorous and specific। एक कोडन केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। डाइजेनेटिक कोडन, डाइजेनेटिक कोडन किसको कहते हैं, some amino acid are coded by more than one codon, hence
इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, हेंस कोड इज हेंस कोड इज डाइजेनेटिक। तब हम इसको क्या कहेंगे, डाइजेनेटिक कहेंगे। ये क्या होता है, कॉमा लेस फॉर्म। दीज आर कॉमा लेस एंड पंक्चुएशन मार्क। इसमें ना कॉमा लेस होता है ना कोई पंक्चुएशन, मतलब कॉमा तमा कुछ भी नहीं होगा। यूनिवर्सल, यू 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 एक ऐसा कोडन होता है बैक्टीरिया और ह्यूमन में जो यूनिवर्सल होता है, ठीक है। किसके लिए होता है, तो फिनाइललाइन के लिए होता है। इसका क्या है, नॉनसेंस कोडॉन, ठीक है। ऐसा कोडॉन जिसमें ये तीन को जो कोडॉन है, यू ए यू जी ए जी और यू जी ए, ये किसी की भी स्पेसिफिक साइट पर नहीं होता है इसको। और इनिशिएशन कोडॉन, शुरुआत के कोडॉन ए यू जी और जी यू जी होता है, इसको हम लोग इनिशिएशन कोडॉन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आपका ये हम लोग का क्वेश्चन जो है जिसको हम लोग देख रहे थे ये समाप्त हो गया। ये हम लोग का समाप्त हो गया, ठीक है। ये हम लोग का समाप्त हो गया। लॉन्ग सेट 4, सेट 4 हम लोग के समाप्त हो गया। चलिए तो आज इतना ही रहने दिया जाए, सब ओके है, गुड नाइट कर दिया जाए। गुड नाइट के लिए 3 दवाइयाँ। और टेस्ट जरूर दे दीजिएगा, टेस्ट का क्वेश्चन अपलोडेड है।